नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में फिर हम लोग अस्तित्व सेल विज्ञान की महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th जियोलॉजी में बहुत बार पूछा जा चुका है उसके बारे में बहस करने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कडप्पा समूह एवं विंध्यन समूह, जो कि आद्य कल्प जो कल हम लोग पढ़े थे, कल के पिछले लेक्चर में, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अस्तित्व सेल विज्ञान को हम लोग 31 दिसंबर तक फाइनल करेंगे। उसके बाद आपका रिवीजन का कोई भी क्लास नहीं आएगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का क्लास आएगा। तो ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं, एक किसी का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में ना इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया कीजिए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, कॉन्सेप्ट आप हिंदी में समझिए, आंसर क्वेश्चन जो होगा उसको हम इंग्लिश मीडियम में भी करवा देंगे। प्लस में इंग्लिश मीडियम का कुछ वर्ड इसमें ऐसा है कि हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश भी सेम होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो कैसे हो, KAISE, कैसे HO हो, ऐसे। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम समझिए क्या है, टोटल चीज़ हम बताते चलेंगे। देखिए ये वीडियो के जस्ट पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्कियन क्रम, जिसको हम लोग कैम्ब्रियन काल बोल सकते थे। कैम्ब्रियन काल में उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए ताकि थोड़ा सा जो है क्रम अच्छे से मिले। कैम्ब्रियन कल्प आपको बता दें, सबसे बड़ी अवधि जो थी वो उसको हम लोग कल्प बोलते हैं। तो कैम्ब्रियन कल्प के बारे में हमें पढ़ना था। कैम्ब्रियन इस दुनिया की सबसे बड़ी कल्प थी। कैम्ब्रियन समय का एक समय था कैम्ब्रियन का, जिसको हम लोग अवधि बोल सकते हैं, ड्यूरेशन, वो कल्प के नाम से जाना जाता था, KALP कल्प, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें होता ये था कि जो भी चीज़ें हैं जो धरती पे उत्पन्न नहीं हुई थी, मतलब कोई भी जीव जन्म नहीं लिए थे, उस समय उन सारे कल्पों की, मतलब उस समय का वो कल्प हुआ करते थे। हम लोग अनुमानतः बोलते हैं, सामान्यतः जनरल मान लीजिए अभी तो लोग हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर ऐसा होगा, नहीं उत्पन्न हुआ होगा तो ऐसा होगा, लेकिन ये उस समय की बात है जब धरती पे कोई जीव नहीं हुआ करता था, उसे हम लोग कैम्ब्रियन काल कहते थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कल वाले में हम लोग कैम्ब्रियन कल्प को दो भागों में बांटे थे भाई साहब। नंबर 1 को बांटे थे पुराना समूह में, है ना। नंबर 1 को किस में बांटे थे हम लोग, पुराना समूह में, और एक को और में बांटे थे। उसके बारे में एक को बोले थे मध्यजीवी कल्प, ऐसा कुछ करके था। आद्य महाकल्पी संकल्प के एक चीज़ में, जैसे कल का कैम्ब्रियन कल्प जो था उसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 को आद्य महाकल्पी सेल, तो आद्य महाकल्पी सेल के बारे में तो कल के वीडियो में ही वो फाइनल कर दिया गया है, लेकिन आज का जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पुराना संघ। किसके बारे में, पुराना संघ। ये आपका पूर्व कैम्ब्रियन का पार्ट नंबर 2 है, पुराना संघ, ठीक है। पुराना संघ में हम इसको समझेंगे। अब देखिए पुराना संघ को भी हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर 1 जो है उसको कडप्पा समूह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कडप्पा समूह। और नंबर 1 को हम लोग बोल रहे हैं विंध्यन समूह। क्या बोल रहे हैं, विंध्यन समूह। तो सबसे पहले हमें कडप्पा समूह के बारे में समझना है। देखिए कडप्पा का इंग्लिश भी कडप्पा ही होता है, इसको इंग्लिश अगर देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, CUDAPAH, ठीक है, कडप्पा। और समूह का इंग्लिश आप जान रहे हो, ग्रुप होता है। सिस्टम भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, कडप्पा सिस्टम, कडप्पा ग्रुप। कडप्पा कहीं से कोई नाम नहीं लिया गया है। कडप्पा एक आंध्र प्रदेश का कोई क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कडप्पा जैसे कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी अस्तर बाय अस्तर, लाइक अस्तित्व सेल, आंध्र प्रदेश के कडप्पा वाले क्षेत्र में, कडप्पा एक जगह का नाम है, तो कडप्पा में बहुत ज़्यादा वो पाए जाते थे, इसलिए कडप्पा ग्रुपे नाम दे दिया कि इस तरीके का। जैसे हिमालय, तो हिमालय में क्या है कि बर्फ़ है, तो हिमालय वाले क्षेत्र में जो पाए जाएंगे हम लोग बोल देंगे कि वो हिमालयी अस्तित्व सेल विज्ञान है वो, ठीक है ना, ऐसे। तो वैसे ही जो कडप्पा था आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसी को हम लोग कडप्पा ग्रुप कहते हैं। उसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि किसी प्रकार के कोई जीव नहीं हुआ करते थे, किसी प्रकार का किसी सेल में जीवाश्म नहीं हुआ करता था। आज के भी सेल में हम लोग उसी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, कैम्ब्रियन की, लेकिन कैम्ब्रियन के जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो था नंबर 1, हम लोग जीवों के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पे केवल तुलनात्मक चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और तुलनात्मक जो हम लोग कल पढ़े थे उसी चीज़ का आज एक्चुअल में जो भारत में है वो कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आद्य को हम लोग कैम्ब्रियन भी बोल रहे थे, उसी चीज़ को मैंने लिखा है, आद्य कैम्ब्रियन महाकल्पी सेलों के उत्पत्ति के बाद, मतलब कैम्ब्रियन सेल जब उत्पन्न हो गए और उस समय जब जीव जंतु नहीं हुआ करते थे, उसके बाद, ठीक है ना, इन सेलों का जन्म हुआ। उसके बाद क्या होता है, इन सेलों का जन्म होता है। लेकिन होता यह है कि ये सेल पहले जब हलचल हुआ इस धरती में, तो समुद्र और मिट्टी कब कहाँ कहाँ गए किसी का पता नहीं चला। इसलिए
जो स्थल मंडल था या कोई ऐसे चट्टान थे जो समुद्र के अंदर में चले गए थे, वे पृथ्वी में जब हलचल हो रही है तो समुद्र के बाहर, जैसे कि कोई पानी में कोई पत्थर है तो पानी जब ज़्यादा हिलाएंगे तो ऊपर नीचे तो होता चलेगा, कभी चट्टान दिख जाएगा ऐसे। तो वैसे ही हुआ कि कुछ कुछ जो सेल थे कैम्ब्रियन काल के, जो उस समय का जो तुलनात्मक, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि उस समय कोई जीव नहीं हुआ करता था। मैं एक सेकेंड और बढ़िया से, मेरे अंदर एक सेंस आ रहा है। जब इस समय में कोई जीव नहीं हुआ करते थे, पृथ्वी का निर्माण हो गया था, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, उसके बाद आद्य महाकल्पी या कैम्ब्रियन कल्प वाले सेलों का निर्माण होता है। इतना तो समझ में आ गया। उस समय किसी वातावरण नहीं था, कोई पर्यावरण नहीं था, कोई जीव नहीं था, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी, वो हलचल के दौरान पानियों में जो, मान लीजिए समुद्र है तो पानी है, तो पानी में जो हलचल हो रही थी, तो जो समुद्र के किनारे, मतलब समुद्र के जो डीप में जाकर जो पत्थर जो जम गए थे, क्योंकि आग्नेय सेल का उत्पत्ति हुआ था फर्स्ट टाइम में, जाकर जो दब गए थे, वो हलचल के चलते समुद्र से बाहर आ गए। कहाँ पे आ गए? बाहर में। इसीलिए मैंने लिखा है कि आद्य या कैम्ब्रियन जो हम कल पढ़ लिए थे, उसकी उत्पत्ति के बाद समुद्र से बाहर आ गए। कहाँ पे आ गए? बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आपको पता है हजारों सालों के बाद उसका अपरदन शुरू होता है। इसीलिए मैंने लिखा है समुद्र के बाहर आ गए। और वो सेल कौन सा सेल हुआ करते होंगे? आग्नेय सेल, लाइक इग्नियस रॉक हुआ करते होंगे। एक लंबे समय के उपरांत, एक लंबे समय अंतराल में क्या होता है कि अपरदन और अपक्षय, ये चट्टानों का सत्यानाश करने का ट्रिक है। इसको इंग्लिश में इरोजन कहते हैं और इसको विदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विदरिंग। जब चट्टान में सबसे पहले क्वेश्चन है कि विदरिंग होगा या इरोजन होगा, तो भाई चट्टान में सबसे पहले विदरिंग होता है, जो केमिकल रिएक्शंस करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, और उसके साथ साथ बायोटिक कुछ चीज़ें हो जाती है, मतलब जैविक, रासायनिक, भौतिकी, ये सब चीज़ों के चलते चट्टानों का टूटना फूटना, मिट्टी में बदलना, ये सारी चीज़ अपक्षय के अंतर्गत आता है। और मिट्टी बन जाना, चट्टानों को टूट फूट कर मिट्टी बनना, और उसके बाद समझ रहे हो ना ट्रिक? समझो, जब इस समय था कि जीव जंतु नहीं हुआ करता था, केवल चट्टान था, और उस चट्टान के बाद आज देखो धरती पे मिट्टी ही मिट्टी है, तो कितना बड़ा कल्प रहा होगा। समझने वाली बात है। आपको तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई जो मिट्टी बना है ना, ये पत्थर से बना हुआ है। आज देखिए देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो समझो कि कितना लंबा समय तक विदरिंग और इरोजन चला, और हम उस दौर की बात कर रहे हैं, पुराना संघ की, जब इस पे कोई जीवन नहीं हुआ करता था। तो लंबे समय तक विदरिंग, अपक्षय, विदरिंग, इरोजन प्रक्रिया, अपरदन, अपक्षय होते होते आज वे सेल इतने अपर्दित हो गए, उतने अपक्षयित हो गए, टूट गए कि वो मिट्टी बन गया। और समझिए इतनी सारी मिट्टी है इस धरती पे। समझ सकते हो ना कितना बड़ा हलचल हुआ होगा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे। तो समझ जाइए क्या, किस लेवल की हम बातों को कर रहे हैं यहाँ पे। सोचने से भी बड़ा अजीब लगता है यार कि इतनी सारी मिट्टी है यार। जो समझ रहे हो जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे अब न समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में तो लोग क्या बोलते हैं, भूविज्ञान से संबंधित शाखा को भूविज्ञान, दिक्कत हो जाता है वैसे, ठीक है। तो अपरदन अपक्षय हुआ, लेकिन अपरदन अपक्षय होने से कुछ नहीं होता। अपरदन जब हो रहा है तो मिट्टी कट रहा है, अपक्षय हो रहा है तो चट्टान टूट रहा है। लेकिन उससे भी मैं एकदम जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है, वो करता है आपका कंपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया, डिकम्पोज होना, कंपोज वाला वर्क, ठीक है। तो एक लंबे समय के बाद उसका क्या हो जाता है? निक्षेपण। और जिस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है ना, जैसे आग्नेय चट्टान टूट कर विदरिंग प्रोसेस के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बना था। सेडिमेंट्री रॉक्स टुकड़ा होता है, वे टुकड़े और भी टुकड़े में बदलकर आपको निक्षेपित हो गए, मतलब उसी चीज़ में क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। और दबने के बाद आपका बन जाता है कयांत्रित सेल। कौन सा सेल? कयांत्रित सेल। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। समुद्र के बाहर जो सेल आया था उसको आग्नेय सेल हम लोग बोल रहे थे। उसमें लंबे समय के बाद अपरदन एवं अपक्षय हुआ, लेकिन फिर लंबे समय के बाद अपरदन अपक्षय होने के बाद एक और प्रोसेस आता है जो कि विदरिंग चैप्टर में है, उसको निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और निक्षेपण हुआ तो एक परत बन गया। क्या बन गया? परत। उस परत को हम लोग विन्यास बोल दिए। क्या बोल दिए? विन्यास, ठीक है। अपरदन अपक्षय के बाद जो निक्षेपण प्रोसेस हुआ उसको हम लोग विन्यास बोल दिए, और वो विन्यास बन गया एक लेयर। क्या बन गया? एक लेयर, एक परत का निर्माण हम लोगों ने कर दिया। बोले ना विन्यास या परत बन गया। अब वो परत के द्वारा उसी प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होगी, तो अस्तर बाय अस्तर इस सेल का निर्माण हो गया। अब आपको मैं बता दूं
एक बार फिर हुआ ऐसा ही कांड, जैसे समुद्र से बाहर आया तो हलचल हुआ, तो हलचल हुआ तभी तो समुद्र से बाहर आया। सेम इसी प्रकार की एक और चीज़ हुई, और इसमें क्या हुआ, एक बार फिर समुद्र से बाहर आ गए। कुछ क्षेत्रों में पुनः समुद्र का आगमन हो गया। जैसे अभी जो था ये आग्नेय सेल समुद्र से बाहर आए थे, लाइक पानी से बाहर आए थे, लेकिन अब की वाले कंडीशन में क्या है कि समुद्र का आगमन हो रहा है क्षेत्रों में, मतलब कि जो ऊपर आ गए थे और जिनमें निक्षेपण हो गया था, अपर्दन अपक्ष से सब होकर विन्यास परत भी बन गया था, उस पर फिर से समुद्र आ गया। आगे समझ में। अब देखिए सेकंड कांड में क्या होता है, एक बार फिर से आया तो सेम प्रोसेस होना शुरू हो गया, निक्षेपण अपर्दन अपक्ष सब हुआ, इसके साथ साथ फिर समुद्र गया, फिर हलचल हुआ, ऐसे ही कर करके परत बाई परत बन बन के चट्टानों का निर्माण हो गया। आई होप दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एक बातों को आप गौर से सुनिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे कुछ और टॉपिक जैसे क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बात करूं, उससे पहले हम बता देते हैं आपको कुछ इधर का इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे आज जो आपका जो टाइमिंग है, ये टाइम है आपका 29 दिसंबर, 30 दिसंबर तक क्लास चलेगी। 31 दिसंबर का मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा। 31 दिसंबर का जियोलॉजी क्लास नहीं, आज के बाद जियोलॉजी क्लास फर्स्ट एक क्लास हम चलाने वाले, केवल एक क्लास चलेगा 30 दिसंबर को। इस 2022 का मेरा लास्ट क्लास जो पढ़ाने के लिए इस टाइप से बोर्ड पे आकर पढ़ाने वाला होगा, ओनली 30 दिसंबर का होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कोर्स से पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं आपसे बहुत बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सअप में, टेलीग्राम पे, सभी जगह पे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी, वीडियो में भी बोल बोल कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप पिछला वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक ही टॉपिकवा को 50 बार हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक ही टॉपिकवा को वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो मज़ा आएगा। खैर आप लोग क्या बोलते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं चैट बॉक्स में। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो जो रिप्लाई करता है वो रिप्लाई करने वाला मेरे को बोला है कि सर क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ लोग चैटिंग करने लगते हैं। चैटिंग नहीं करना, आते हैं गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब हमें नहीं चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। और अगर करना है तो उसके अलावा कुछ दोबारा मैसेज नहीं आना चाहिए, वरना हम रिपोर्ट कर सकते हैं आपको। यहाँ से रिपोर्ट कर देंगे, फिर चले जाइएगा, फिर कभी लाइफ में आप वीडियो नहीं देख सकते हैं उस आईडी से। इसलिए परेशान ना कीजिए। आप पढ़ने आते हो, अब दिमाग कहाँ है आपका, आप पढ़ने आ रहे हो ना कि चैटिंग करने आ रहे हो, तो क्लास क्यों देख रहे हो, शाम के 7 बजे ज्वाइन क्यों कर रहे हो, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आपको पता है 7 बजे नहीं है, 6 बजे कर दिया गया, क्योंकि 7 बजे लोगों को दिक्कत होती है। एक बार फिर से इसी टाइप की हुआ और परत बाई परत होकर निर्माण हो चुका है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बोलते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो इसका आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा एरिया पाया जाता है, मतलब कि पुराना संघ के जो कडप्पा समूह वाले जो सेल हैं आपको सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एमपी में मिल जाएंगे, लाइक मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी सर वाला मत चले जाना कि मणिपाल सर, मणिपुर सर, ऐसे वैसे नहीं बोलना है। तो क्या हो गया, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में कडप्पा समूह वाले जो सेल हैं, देखना आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एवं हिमालय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। अब देखिए कडप्पा समूह को इंग्लिश में कडप्पा ग्रुप बोलेंगे, लेकिन कडप्पा नाम के कोई जगह है, क्या है, कडप्पा कोई नाम की जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में विख्यात है। आगे समझ में। अब आंध्र प्रदेश की जगह है कडप्पा समूह, तो कडप्पा जैसे सेल जो थे उनके स्टडी में पता चला कि पुराना संघ, मतलब एक अनुमानित एक नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो नाम तो दिया गया। अब नाम देने के बाद उसी टाइप के सेल अगर कहीं और मिल रहे हैं ना, तो और कहाँ मिलेंगे, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर रहेगा उसी का ग्रुप का नाम रहेगा ना। तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कम है, इसलिए इनका नाम नहीं दिया गया। इस टाइप की चीज़ें थी। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस कडप्पा समूह के बारे में, ऑल नॉलेज आपको इतना ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है कडप्पा समूह ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, बस इससे ज़्यादा और क्वेश्चन सेकंड नहीं पूछता है आंध्र प्रदेश में। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कैसा लगा आप हमें बता दीजिएगा। अब जो सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है विंध्यन समूह, क्या बच रहा है, विंध्यन समूह। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल, उसके बाद हम इसे मिटा देंगे। विंध्यन समूह जो है
इस प्रोसेस होने के बाद, कडप्पा समूह होने के बाद, मतलब ये पुराना संघ जब बना था कैम्ब्रियन काल, तो कैम्ब्रियन काल जब हुआ तो उसको आद्य महाकल्पी सेल में हम बांटे, उसके बाद पुराना संघ में बांटे। आद्य महाकल्पी सेल के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, पुराना संघ के बारे में आज कर रहे हैं। तो इसमें जो कडप्पा समूह था, कडप्पा समूह के बाद हम इसमें पढ़ ही लिए, उसके बाद विंध्यन पढ़ना है। विंध्यन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि क्या विंध्यन पहले आया होगा कि कडप्पा आया होगा। अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट लेयर बना, इतने सारे एक्टिविटीज़ होने के चलते वो कडप्पा बना, तो फर्स्ट स्तर बना कडप्पा की मदद से। अब विंध्यन ग्रुप आपका इस इलाके में जाएगा, हिमाचल क्षेत्र में, ठीक है ना। अब विंध्यन ग्रुप में चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। लेकिन उससे पहले कडप्पा समूह के जस्ट उपरांत हुआ है और इसमें लाखों साल लगा है और लाखों किलोमीटर वर्ग क्षेत्र तक आपको विंध्यन समूह के सेल मिलते हैं, ठीक है। अब पूछता है सबसे पहले कौन से ग्रुप का सेल आता है, तो कडप्पा ग्रुप का सबसे प्राथमिक जो स्तर बनता है इसी का आता है। लेकिन इसके बाद जो विंध्यन ग्रुप जो हमारा है, विंध्यन ग्रुप का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, विंध्यन ग्रुप का विस्तार बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आर्कियन का नाम सुन के आर्कियन रॉक्स वाले कोई जो कमेंट था, वो कमेंट्स का रिप्लाई आपको पार्ट 1 वीडियो में है, ठीक है ना, उसमें आप जाकर देख लेना अच्छे से। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विंध्यन समूह के बारे में थोड़ा डिटेल से, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट हम लिए हैं इसका, पुराना संघ के जो विंध्यन समूह था इसके बारे में। चलिए डिटेल से इसको हम लोग करते हैं फटाक से। देखिए सबसे पहले जो कडप्पा समूह के जो समूह था, इसका निक्षेपण, अपर्दन, विदरिंग, जो भी इस प्रोसेस जो होती रही वो चलती रही। लगभग कडप्पा समूह के जब सेलों का जब परत बन गया तो उस परत के बाद भी ये प्रोसेस चलती रही। अब ऐसी तो नहीं कि मान लीजिए एक परत बन गया तो उसके बाद कोई अगला परत नहीं बनेगा, तो परत चलती रही, निर्माण भी चलता रहा। निर्माण होने के बाद ये इस तरीके से जो पृथ्वी में जितने भी हलचल हुए इस तरीके से फैल गए कि पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मतलब फैल गए। तो अभी तक का ये जो स्टेटमेंट हमें मिला, ये स्टेटमेंट में यह है कि विंध्यन समूह के जितने भी आपको अस्तरित सेल मिलेंगे, मतलब लेयर्ड रॉक्स मिलेंगे, उनका अगर स्ट्रेटिग्राफ्स अगर आप देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा विंध्यन समूह की सेल है, ठीक है। और भारत में तो गोंडवाना है जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो विंध्यन समूह की आपको ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ आता है ग्लाइकोनाइटी, क्या आता है, ग्लाइकोनाइटी एक सेल का नाम है, एक चट्टान है ग्लाइकोनाइटी। अब कभी कभी पूछ देता है ग्लाइकोनाइटी किस प्रकार का सेल है, किस प्रकार का है, निक्षेपण के उपरांत यानी कि वो बन रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कयांत्रित सेल है, क्या है, मेटामॉर्फिक। तो ग्लाइकोनाइटी कौन सा सेल है आपको, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसमें हमने लिखा है उस समय के जीव। देखिए उस समय वातावरण नहीं बना था, लेकिन हम क्या बोले कि लाखों समय तक ये लाखों वर्ष समय तक ये प्रोसेस जो है चलती रही। चलने के बाद ना उस समय तक तो वातावरण बन जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बन रहा है तो कुछ जीव, छोटा जीव हो बड़ा जीव हो कोई भी जीव हो, मेरे ख्याल से बड़ा ही जीव होना चाहिए, छोटा जीव भी होना चाहिए, कोई भी जीव हो, तो उस समय के जीवों के द्वारा कुछ जो सेल थे वो निर्मित हो गए। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट दिखाता है उन जीवों के नाम के हिसाब से कि ग्लाइकोनाइटी करके कोई सेल हुआ करता था, जो कि आपको पाया जाता है कि इसमें विंध्यन समूह के सेल है। पूछ देता है क्वेश्चन कि विंध्यन समूह के कोई एक सेल का उदाहरण दीजिए, तो आपको ग्लाइकोनाइटी देना है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो जीव था इसमें क्या जीवाश्म पाया जाता सेल में, तो नेवर, कभी नहीं, क्योंकि उतनी भी आसान नहीं थी, जीव उतने भी कड़े नहीं थे, उतने भी बड़े नहीं थे। जीवाश्म बनने के लिए शरीर का कड़ा होना जरूरी है, बहुत बड़ा विशाल शरीर होना चाहिए, जो कि उस समय इम्पॉसिबल था। तो जीवाश्म भाई साहब नहीं होगा। अब जो बेसिन था, बेसिन समझते हैं क्या होता है, बेसिन जो था निचली परत को हम लोग अक्सर बेसिन बोलते हैं। तो बेसिन जो होता है, ठीक है ना, बेसिन जहाँ पे सारा चीज़ मतलब कोई अस्तर, कोई लेयर बना, कोई चट्टान का जो नीचे वाला जो परत है उसको बेसिन बोलते हैं। तो उस बेसिन में आपको सिलिका में था, सिलिका मतलब बालू होता है, क्या होता है, बालू। तो बालू जैसी संरचना वाले वहाँ पे चीज़ें बन जाती थी। तो इस प्रकार की चीज़ है, इसके बारे में आपको लिखना नहीं है, ये सब नोट्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। बस समझिए कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ और किस प्रकार से इस पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी का क्रस्ट हम लोग बोल देते हैं 3 रॉक है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी इसमें है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप जियोलॉजी पढ़ते हो ना, तो ये सब पूरे क्षेत्र के बारे में आपको सर्वे करवाया जाएगा, मतलब आप समझ जाओगे जियोलॉजिस्ट बन जाओगे अच्छे से ग्रेजुएशन पढ़ लिए तो। हमने तो इतना पढ़ा दिया 12th तक ना कि कहो ही मत कुछ भी, ठीक है, इतना पढ़ा दिया है। लेकिन अफसोस कि जियोलॉजी को आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो। और अभी तक मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे पहले जो बोल रहे थे कि सर तैयारी तो बेस्ट हो रही है, जो भी पढ़ाए हैं थोड़ा अपने से भी हम लोग सेंस लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है
कि स्टूडेंट्स हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि सिलेबस फाइनल हो गया है, ठीक है, और एग्ज़ाम आएगा, मतलब एक होता है कि पासिंग मार्क्स के लिए आपके पास मटेरियल्स उपलब्ध हो चुकी है। पासिंग मार्क्स, पासिंग तो हो ही जाओगे, पेट्रोलॉजी ही केवल पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये वो चक्कर में है, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, क्योंकि हम अभी एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें टोटल चीज़ों के बारे में बताना बनता है। और स्टूडेंट्स, क्योंकि जियोलॉजी के पूरे झारखंड में जितने भी हैं हमें ऑनलाइन देखते हैं, तो ऑनलाइन में हम आपको तो डिसिप्लिन करने तो नहीं आ सकते हैं, डंडा तो नहीं चला सकते हैं, है ना। क्लास में तो है नहीं कि आपको हम डिसिप्लिन कर देंगे, डांट देंगे। तो ऑनलाइन कोई भी चीज़, अगर टेस्ट भी ले रहे हैं, कोई नोट्स भी दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें प्लीज़ कह के बुलवाना पड़े तो ये भाई आपकी गलती है। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे, जब तक उन लोगों को ग्रुप में मटेरियल शेयर नहीं किया जाता है ना, तब तक कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। तैयारी आपको करना है, लेकिन तैयारी कीजिए, ठीक है। और हम पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप में से एक स्टूडेंट भी अगर जियोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। जब एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन अगर आता है और वीडियो से मतलब संबंधित होता है, तो आप हमें थैंक यू कहते हो, तो वो थैंक यू, वो क्रेडिट उसी समय के लिए क्षणिक मतलब सुख देता है उस समय के लिए कि हाँ मैंने मेहनत किया था, थैंक यू आया। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग मैटर है। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मतलब आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो अगर बना रहे हैं तो इसके पीछे मेहनत नहीं, बहुत मेहनत है भाई साहब। जिस दिन आप ये मेहनत समझ जाओगे ना, तब समझ में आपको आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई पे कंटिन्यू रहिए। बेसिन जो ग्लाइकोनाइटिस सेल था उस समय के जीवों को दर्शाता है, और उसके हिसाब से वो सेल का नाम दिया गया था। ग्लाइकोनाइटिस जो था आपका विंध्यन समूह का सेल था। क्या इसमें जीवाश्म होगा? तो नहीं, जीवाश्म नहीं होगा। जो उसका बेसिन था, जो निचला परत था, उसमें किस प्रकार के सेल थे? तो सिलिकामय सेल थे। कैसे सेल थे? सिलिकामय सेल थे। इसके बाद कृष्णा एवं कुंडेर घाटी, देखिए ये ज़्यादातर ना समुद्री इलाकों में, क्योंकि समुद्र आया फिर से, कभी धरातल ऊपर आ गया, कभी समुद्र नीचे चला गया, ऐसा कांड हुआ। मतलब पृथ्वी का हलचल ही हलचल उत्पन्न होता रहा। तो उसमें जो कृष्णा एवं कुंडेर का जो घाटी था, कृष्णा नदी है, कुंडेर भी है, तो ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों में भी विंध्यन समूह के सेल पाए जा रहे थे। तो उन समूहों को कर्नूल समूह दे दिया गया नाम। क्या दिया गया? कर्नूल। अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप खपक जाओगे, मतलब अटक जाओगे। पूछ देगा कृष्णा एवं कुंडेर के घाटियों को क्या कहते हैं, बताइए। अब घाटी कहाँ से पढ़ोगे भाई आप? कृष्णा एवं कुंडेर के घाटी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्नूल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नूल। कर्नूल का नाम है कर्नूल, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में भी राजस्थान का जो जगह है, राजस्थान में अगर आपको विंध्यन समूह के सेल पाया जाता है तो उसे मेवाड़ समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़। राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह है, उसको मेवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ वाली जगह जो है उसको मेवाड़ समूह बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक आता है विंध्याचल की कैमूर क्षेत्र। कैमूर है, कैमूर, ठीक है ना, मैसूर मत लिख देना। कैमूर जो क्षेत्र था वो विंध्याचल एरिया में है, और कैमूर क्षेत्र वाले जो सेल होते हैं उसे हम लोग कैमूर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी। श्रेणी मतलब उसी प्रकार के सेल आपको पाए जा रहे हैं। आगे समझ में? तो ये 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारे श्रेणियां हैं, लेकिन सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये ग्रेजुएशन लेवल पे फिर चली जाएगी, हमको इंटर लेवल तक ही रहना है। तो कर्नूल और मेवाड़ समूह और कैमूर क्षेत्र, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हो गए। इसके बाद एक और है, हीरायुक्त संगुटी कास्म कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। हीरायुक्त संगुटी कास्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाएंगे भंडेर एवं रीवा श्रेणी के मध्य में। कहाँ पाए जाएंगे? भंडेर एवं रीवा श्रेणी के मध्य में। आगे समझ में? आज इतना ही रहेगा, और मैं बता दूं कल एक ही वीडियो केवल आएगा 30 दिसंबर को, और 31 को मेरा वीडियो नहीं आएगा। इसके बाद आगे से न्यू स्टार्टअप होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा तो समझ में आ गया आपको। पुराना संघ जो था, ये सभी के बारे में आप समझ सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ था जिसको हम लोग कैम्ब्रियन काल बोलते थे, उसको भी हमने पढ़ लिया। मात्र 2 वीडियो में हम लोग अस्तित्व सेल विज्ञान के बारे में जो सामान्य जितने भी नॉलेजेस थी इसको ले लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स छूट रहे हैं, 3-4 टॉपिक्स। तो कल वाले 30 दिसंबर वाले वीडियोज़ को देखना ना भूलिएगा। समय पे 6 बजे आ जाएगा और क्लास में, और 6 बजे आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। यूट्यूब पर ही तो हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पे ही आपको आ जाना है 6 बजे। और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करके, और फटाक से नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विंध्यन समूह, कड़प्पा समूह हो गया। मतलब मुख्य रूप से हमें अस्थिरित सेलों का निर्माण करना था, इधर से अस्तर, इधर से अस्तर, इधर से, बाकी कोई यहाँ पे नहीं है। बहुत
इजी चैप्टर है, समझने के लिए अगर कॉन्सेप्ट आपको देंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इसको बेसिक रिवीजन करते हैं। कैम्ब्रियन काल किसे कहते हैं? तो कैम्ब्रियन काल को ही हम लोग आद्य महाकल्पी सेल भी कहते हैं। उसी का नाम जेरी डाना ने 1872 ईस्वी में दिया था, उसको आर्कियन बताया था। क्या बताया था? आर्कियन। ये जितने भी सेलों का नाम हमने देखा वो आर्कियन रॉक्स हैं। क्या है? आर्कियन रॉक्स हैं। इसके बाद जो कैम्ब्रियन काल कल्प जो था उसे हम लोग 2 भागों में बांटे थे। नंबर 1 को मध्यजीवी महाकल्प ऐसे कुछ करके, और एक को पुराना संघ। तो पुराना संघ को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक को कडप्पा में और एक को विंध्यन समूह में। इससे पहले सबसे लंबी अवधि का नाम क्या था? सबसे लंबी अवधि का नाम था कल्प। क्या था? कल्प। तो कडप्पा समूह आपको बता दिए कि जब स्टार्टिंग में धरती में उथल पुथल होता है तो वो निक्षेपण होता है, परिवहन होता है, तो उसके चलते वो होता है। वीडियो के अभी स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे। विंध्यन समूह क्या है कि वो निक्षेपण का जो प्रोसेस हो रहा था वो होता ही रहा, और होने के दौरान इसमें ग्लाइकोनाइटी नाम का सेल आ गया, क्योंकि उस समय में वैसे वैसे जीव हुआ करते थे। इसके बाद मन में डाउट होगा कि सर जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं, तो नहीं, जीवाश्म नहीं होगा। इसके बेसिन में क्या पाया जाता था? सिलिकामय जो होता था वो चट्टानें पाई जाती थी, रॉक्स छोटा छोटा। कृष्णा एवं कुंडेर की घाटियों को क्या कहते हैं? कर्नूल समूह। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। राजस्थान का जो क्षेत्र है विंध्यन समूह का, उसे क्या कहेंगे? मेवाड़ समूह। विंध्याचल की कैमूर श्रेणी को कैमूर श्रेणी कहते हैं, कैमूर क्षेत्र को। भांडेर एवं रीवा श्रेणी के मध्य हीरायुक्त संगुटी का आसमा पाए जाते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी जो भी चीज़ें होगी आप कंप्लीट करते चलिएगा। एंड आपसे एक क्वेश्चन है, उसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्या आप जियोलॉजी का प्रिपरेशन 90% स्कोर करने लायक कर चुके हैं? यस और नो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चरर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।